नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्री स्टडी फॉर यू। तो आज की इस वीडियो की बात की जाए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस की जो एसएसटी की जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल, जिसका चैप्टर 1 हम लोग आज क्लियर करेंगे। और ये आपके लिए वीडियो जो है वो 1 से 15 मिनट की लंबी हो सकती है, ठीक है। 15 से 17-18 मिनट के बीच हो सकती है। और ये वीडियो में आप लोग बिल्कुल, अगर इसे आप समझ जाओगे, देख लोगे पूरा, तो ये आपकी जो है वो 3 या 4 नंबर की जो है वो एग्जाम में आपको क्लियरली दे देगी ज्योग्राफी से, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो आज आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो संसाधन और विकास क्या है, इसे हम समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, संसाधन सबसे पहले क्या होता है, संसाधन हम किसे कहते हैं। तो संसाधन जो होता है वो, देखिए, आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है, अर्थात कि हम लोग वह सभी चीजें जिनका उपयोग हम अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। और संसाधन हो गए जैसे कि मिट्टी हो गए, वन हो गए, कल कारखाने हो गए, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, साइकिल हो गया, बर्तन हो गए, खाना हो गया, ये सब चीजें जो है वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। अब देखिए, जो संसाधन है ये कैटेगराइज है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रकार के। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, उन्हीं में से हमारा संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक यानी कि आप लोग जानते हैं नेचर। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुए सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग नदी जानते हो, वन जानते हो, भूमि जानते हो, पर्वत जानते हो, पठार जानते हो। तो ये सब जो है वो क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, राइट। तो ये सब हो गए हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो भूमि, जल, मृदा, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है, यानी इनमें की जीवन नहीं है, ठीक है। आप क्या जमीन में जीवन देख सकते हो? मृदा यानी कि इस मिट्टी में भी नहीं है और जल में भी नहीं है जीवन। जबकि वन हो गया, जीव हो गया, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, जैविक संसाधन है, यानी कि इनमें जीवन है, ठीक है। तो हालांकि भूमि, जल और मृदा का उपयोग जैविक जीव करते हैं, लेकिन ये सब जो है वो अजैविक संसाधन है, भूमि, मृदा और जल। जबकि वन, जीव, जंतु, ये सब क्या है, जैविक जीवन है, जैविक संसाधन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मानव निर्मित संसाधनों के बारे में, ठीक है। तो इन्हें बताना है कि मानव निर्मित संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ होगा मानव, ठीक है, ये हमारी मिस्टेक थी। तो मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। तो वह संसाधन जिनका निर्माण मानवों के द्वारा होता है, उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बांध हो गया, उद्योग हो गए, मशीन हो गए, मकान हो गए, है ना, सड़क हो गया, ये सब क्या है, मानवों के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और इसके 2 उदाहरण भी समझेंगे। तो वे सभी संसाधन जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, जो नहीं होते हैं, तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो आज सुबह सूरज उगी है और सूरज दिन तक रहेगी हमारी, शाम तक सूरज से हम लोग खाना पकाएंगे, अगर सोलर कुकर है तो, ठीक है। अगर धूप है तो हम कपड़े को सुखाएंगे, है ना। तो बहुत तरह के काम जो है वो हम करेंगे इनसे। तो कहना ये है हमारा, दैट इज कि सूरज हो गया, पानी हो गया, है ना, ये सब आपका एक बार खत्म होगा फिर आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन होता है पानी का भी, लेकिन सूरज का तो नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं फ्रेंड्स, की देखिए, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी खत्म होने के बाद भी हम उन्हें फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और सौर ऊर्जा जो हो गया, ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, हम इनके उदाहरण देने हैं। तो वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समय अवधि में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
तो इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज जो है वो आप 12 घंटे, 13 घंटे, 18 घंटे जो भी है यूज कर सकते हो, जबकि नेक्स्ट डे आपको फिर सूरज प्राप्त हो जाएगा, सूरज की रोशनी। मेरे कहने का मतलब ये है, दैट इज, तो फ्रेंड कोयला हो गया, खनिज पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये आप लोग एक बार यूज कर लोगे तो फिर दोबारा ये आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए आपके घर में चावल है, 50 केजी चावल, ठीक है, और इस 50 केजी चावल को आप 1 किलो पर डे यूज करोगे तो 50 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये संसाधन है, इन्हें बनने में एक बार लगता है टाइम, और बस ये एक ही बार बने हैं, और इन्हें बनने में 30 लाख 40 लाख साल जो है वो लग चुके हैं। तो इन्हें हम दोबारा बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनती है, और हम इसका उपयोग यदि उपयोग सही से नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए, लौह अयस्क जो होता है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आप समुद्र में दिन भर आप देख सकते हो कि ज्वार भाटा आते रहता है, ठीक है, और ये ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसे हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ये भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत का नाम लिखिए। तो फ्रेंड, परंपरागत ऊर्जा के जो 2 स्रोत है वो है कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि इनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं लाइफ में, दोबारा इसका उपयोग हम फिर नहीं कर सकते, यानी कि एक बार ये खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा हम इनको नहीं बना सकते हैं। यही हुआ लाइफ का मतलब। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुछ संसाधन है जो कि आप बिल्कुल इजीली दोबारा प्राप्त कर सकते हो फ्री में, जबकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इन संसाधनों का संरक्षण होना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे और डिटेल में। तो पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं उनका संरक्षण आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्हें संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो क्या उपयोग करेगी। मान लीजिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब पदार्थ अगर हम अपने लाइफ में इसी जिंदगी के दौरान खत्म कर देंगे हम सभी मनुष्य इस पीढ़ी में, तो अगली आने वाली जो पीढ़ी है आज से 20 साल 15 साल के बाद उस पीढ़ी का क्या होगा बताइए। तो इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, और अगर नहीं किया गया तो इससे आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग संसाधनों का संरक्षण जो है वो करना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये है हमारा, नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, नियोजन क्या होता है कि संसाधन जैसे कि सीमित है। अब बात का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके घर में 50 केजी का चावल है, बोरा, ठीक है, तो ये 50 केजी की जो चावल की जो बोरी है, आप चाहो तो इसे 10 दिन में भी खत्म कर सकते हो, 1 हफ्ता में भी खत्म कर सकते हो, और 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप इनका उपयोग कितना समय तक कर सकते हो। तो यही हो गया नियोजन, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि संसाधन जो है वो सीमित है, और हमारे देश में उनका वितरण जो है वो असमान है, यानी कि भारत जितना बड़ा देश है कि भारत में कोयला हर जगह नहीं पाया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में ये कोयला पाया जाता है, किसी किसी क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है, किसी किसी क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, और चूंकि इससे पूरा देश को ये मतलब चलाना है, तो ये कैसे होगा संभव। तो इसीलिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक होता है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन 3 स्तर पे होते हैं। पहला होता है कि संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी, ठीक है। दूसरा, विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, और संसाधनों के शोषण की योजना। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये 3 पॉइंट है कि पहला तो है कि संसाधनों का अन्वेषण की तैयारी होनी चाहिए, दूसरा, विकास के लिए हमारे लिए कितना संसाधन उपयुक्त है, कितना उन्हें ध्यान देना चाहिए, और तीसरा, संसाधनों का शोषण होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने पॉइंट बता दिया कि संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक और अजैविक संसाधनों के 2 उदाहरण दे और समझाएं। तो दोस्तों देखिए, वन और जीव जंतु ये सब क्या है, जैविक संसाधन है, जबकि भूमि, जल, मृदा ये सब क्या है, अजैविक संसाधन। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और
वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकता की अवहेलना न करें। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके घर में 50 केजी चावल है तो आप एक ही दिन में खत्म नहीं कर सकते हो, उससे आप नेक्स्ट 50 दिनों के लिए रख सकते हो यूज करने के लिए। तो कुछ फर्क उसी प्रकार से है कि जितने भी संसाधन है उनका हमें उपयोग अच्छे से करना चाहिए और सही से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान ना हो। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम वर्तमान विकास की प्रक्रिया प्रभावी पीढ़ी के लिए रख सके। अब अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए, पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण जो था वो सिंचाई था। सिंचाई मतलब देखिए, अब बात का मतलब आप खाना खाते हो तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपकी जो पानी पीने की जो दर है वो मान लीजिए 7 लीटर है या मान लीजिए 4 लीटर है, तो 4 लीटर आपको पानी पीना है, ठीक है ना। अब आप 4 लीटर की जगह पे 8 लीटर पानी पियोगे तो क्या ये आपको फायदा होगी? नहीं, क्योंकि आप अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो। तो इसके लिए आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको पेट भारी हो जाए, पानी ज़्यादा पियोगे तो आपको दौड़ नहीं सकोगे, कुछ काम नहीं कर सकोगे। मतलब पानी पीना तो है ही लाभदायक, ये नहीं है कि आप पानी पियोगे तो नुकसान होगा, लेकिन एक लिमिट होता है ना कि आप खाना खाते हो मान लीजिए 4 रोटी, तो आप जबरदस्ती करके इसे 12 रोटी नहीं खा सकते हो। तो बात यही है कि सिंचाई के लिए जितनी हमें पानी की आवश्यकता होती है आप उतनी पानी दोगे, उससे अधिक दोगे तो ये खराब हो जाएगा। आप खाना ही बनाते हो तो खाना में नमक देना आवश्यक है। अब नमक आप 50 ग्राम दोगे, 5 ग्राम दोगे, 10 ग्राम दोगे, ये आपका एक लिमिट है। लेकिन आप 1 किलो नमक दे दोगे तो ये सही नहीं होगा, इससे नुकसान होगा खाना को और हम लोग खाना भी नहीं खा सकते। तो ठीक इसी प्रकार सिंचाई करने के लिए जो जमीन होती है, यानी कि सिंचाई जो जमीन में हम लोग सिंचाई करते हैं खेती में, अगर अधिक पानी देंगे तो ये क्या होगा, फसल को ही हमारी बर्बाद कर देगी। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण यही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा किस प्रकार बनती है? तो देखिए दोस्तों, मृदा का अपरदन कई प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ज्वालामुखी उद्गारों से, और जैविक कारणों जैसे कि जंतुओं और पौधों की प्रक्रियाओं द्वारा। तो नदियां क्या करती है, नदियां जो है वो जमीन, जो हमारे नदी के बगल में जो जमीन होती है उसे वो काट काट कर और बड़ा होती जाती है नदी, और इससे जो नदी में जो मिट्टी बह के जो आती है, ठीक है, फिर ज्वालामुखी के जो उद्गारों से जो उत्पन्न होते हैं अंदर से, और जो जैविक कारण यानी कि जंतुओं और पौधों की प्रक्रिया द्वारा जो जमीन में होती है, उस प्रकार से मृदा जो है बनती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, मृदा का अपरदन जो है वो प्रवाहित जल और पवनों के द्वारा होता है। मृदा अपरदन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और पर्वतीय भागों में भी अधिक होता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों के बगल में जो जमीन होती है, नदियों से बहा कर ले जाती है काट काट कर, और हवा के द्वारा भी ये उड़ती है जमीन, मिट्टी। तो इस तरह से मृदा जो है वो अपक्षयित होती है, यानी कि मृदा जो है वो कम होती जाती है, और इसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में अधिक होती है और पर्वतीय भागों में अधिक होती है। अब आगे देखते हैं कि भूक्षरण क्या है। तो भूक्षरण यानी कि मृदा का अपक्षय होना। तो दोस्तों, कुछ प्राकृतिक कारणों तथा मानव गतिविधियों द्वारा जो भूमि अनुपजाऊ होती है, इसे हम कहते हैं भूक्षरण। मानव यदि मान लीजिए जमीन में अधिक खाद दे देंगे आवश्यकता से अधिक, तो इस तरह से जमीन जो है वो अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है और ये कम होते जाती है। तो इस प्रकार जमीन जो है वो बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं भूक्षरण। ठीक है, साथ ही साथ अगर वन है तो क्या होता है कि वन जो होते हैं, वनों के जिसे बाय द वे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है, ये मिट्टी हो गई, ठीक है, ये जमीन है। तो इसके नीचे जो है दोस्तों, ये इस तरह से जड़ें जो है वो फैली हुई होती है वृक्ष की। अब ये जड़ें क्या करती है, आसपास जड़ें तो बहुत लंबे दूर दूर तक फैली हुई होती है, तो ये पानी को पकड़ के रखती है, यानी कि पानी को अपने पास में रखती है और पानी को खींच के ये लगातार उपयोग करती है। अब चूंकि हम लोग वनों की कटाई कर देते हैं, पेड़ मान लीजिए कट कर दिया हमने, तो ये तो मर गया, तो मर जाने की कंडीशन में पानी जो है, जो ये पकड़ के रखती थी होल्ड करके, अब तो ये नहीं करेगी। तो इस तरह से जमीन में जो जल का स्तर है वो नीचे जाएगा, है ना, जमीन में जो जल का स्तर है वो नीचे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जमीन जो है वो भूक्षरण हो जाएगा, यानी कि ये भूमि क्या बोलेंगे हम उसको, बेकार हो जाएगी।
तो इसीलिए वनों की कटाई, पशुओं की अधिक चराई, ये 2 कारण होते हैं भूक्षरण के। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, चूंकि आपको मैं बता देना चाहूंगा कि नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इन पोषक तत्व तो बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं होती है, यानी कि जो पूर्वी तट की नदी डेल्टा, यानी कि आप जानते होंगे कि गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो चूंकि गंगा नदी के द्वारा जो अवक्षयित यानी कि जो अपरदित की गई जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी जो है वो लास्ट में पूर्वी डेल्टाओं पर ही जाके जम जाती है या तो ठहर जाती है। तो ये जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के प्रमुख विशेषताओं को हम आगे समझते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो होती है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है इनका निर्माण। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है दोस्तों, ये सभी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है और ये जो है काफी ज्यादा उपजाऊ भी होता है। इसके बाद तीसरा है कि यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। और जैसा कि आप जान सकते हो कि हमारा जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं लगभग इनमें जलोढ़ मृदा के द्वारा ही बनी हुई है मैदानें। ठीक है, और इसीलिए इधर ज्यादा खेती होती है, फसल का पैदावार ज्यादा अधिक होता है उधर, है ना। अब दोस्तों, काली मृदा के बारे में बताना है हमें, यानी काली मिट्टी के बारे में बताना है। 2 विशेषताएं। तो देखिए, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं होती है कि ये जो है वो नमी को सोखती है बहुत अधिक। काली मिट्टी जो होती है वो नमी को अधिक सोखती है और इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना, इसके जो है वो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड, वो काली मृदा में कपास को उपजाने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की। तो लेटराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं हमें बतलानी है सिर्फ। तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि चूने और मैग्नीशियम का अंश बहुत कम होता है। और दूसरा कि नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक, तिलहन और बहुत तरह की फसल जो है वो उपयुक्त होती है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ इलाकों में। भारत के किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है या तो काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों, सबसे अधिक जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जहां पर ये कपास की खेती होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, अब लाल मिट्टी की रचना कैसी होती है, चलिए बात करते हैं तो इसकी भी। तो लाल मिट्टी की रचना जो है वो ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार चट्टानों से होती है और लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। तो लाल मृदा जो होती है दोस्तों, लाल मिट्टी, ये ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार पत्थरों से होती है और लोहे की अंश इसमें अधिक होती है, यौगिक, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोस्तों, प्रांत यानी कि जमीन यानी इलाका, तो भारत में उत्तराखंड में सीढ़ीदार या तो सोपानी खेती की जाती है, क्योंकि वहां पर जो है वो जमीन समतल नहीं होती है, वहां पर पहाड़ होते हैं, पहाड़ी इलाका होते हैं। तो चूंकि ये पहाड़ी इलाका होते हैं तो खेत जो है वो पहाड़ पर ही बनते हैं और पहाड़ पर ही ये सीढ़ीदार बनती है, यानी कि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि सीढ़ीदार खेती जो है वो उत्तराखंड में की जाती है, जिसे हम सोपानी खेती भी कहते हैं। अब बताना है कि 3 राज्यों के नाम बताया जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों, 3 राज्य जहां काली मृदा पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये मृदा जो होती है वो कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, उत्खात भूमि क्या है। तो दोस्तों, बहता हुआ जल मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियों बना लेती है, जिन्हें अवनालिका के नाम से जाना जाता है। और ऐसी जो भूमि होती है वो योग्य नहीं रह जाती है, तो इसे उत्खात भूमि कहते हैं। ठीक है, उत्खात भूमि। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये आपका ज्योग्राफी का।
और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि दिन में भी वीडियो अगर हम बनाना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत ही धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए अब आप इसे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।